मैं डॉक्टर योगिता निनामा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम प्राणी व्यवहार के अध्ययन की विधियों के अंतर्गत प्रयोगशाला में किन तरीकों से प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। व्यवहार का अध्ययन प्राकृतिक आवास में होना चाहिए, अर्थात विभिन्न प्रकार के प्राणी अपनी अनुक्रियाएं प्राकृतिक आवास में प्रदर्शित करते हैं। प्राणी क्या करता है, कब करता है, इसके बारे में हमको ज्ञात होता है, लेकिन प्रयोगशाला में भी हम कुछ आंतरिक कारकों की खोज कर सकते हैं। जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो इथोलॉजिस्ट हैं, वो प्रयोगशालाओं में भी कोई भी जंतु किस तरह व्यवहार करता है उसके बारे में प्रयोग करके बताते हैं। वैज्ञानिकों की आरंभ से जिज्ञासा थी कि व्यवहार का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विशेषकर मस्तिष्क क्रिया से किस प्रकार का संबंध होता है तथा मस्तिष्क के कौन से विशिष्ट क्षेत्र किस विशिष्ट लक्षण के प्रदर्शन का नियमन करते हैं। इस संबंध के ज्ञान के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें एवं विधियां अपनाई गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हम आज 3 विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है तंत्रिकीय संरचना अध्ययन, न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज़। दूसरा है तंत्रिकीय कार्यकी अध्ययन यानी कि न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टडीज़। और तीसरा है तंत्रिकीय रासायनिक अध्ययन, न्यूरोकेमिकल तकनीक। ये तीनों विधियां प्रयोगशाला में काम में ली जाती हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि किस तरह से जो ब्रेन फंक्शन है उसको हम पता करें। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे तंत्रिकीय संरचना अध्ययन, न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज़, जिसमें सबसे पुराना और जो जटिल प्रक्रिया है अध्ययन की, वह इनके जो तंत्रिकीय संरचना है और व्यवहार है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और इस उद्देश्य के लिए उनके ब्रेन के कुछ भागों को नष्ट किया जाता है, और ताकि उनके जो फंक्शन, जो नष्ट किए भाग फंक्शन नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि इससे कि वह जंतु किस प्रकार का एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। तो इस प्रकार का जो तरीका होता है उसमें एब्लेशन का, यानी कि जो टिश्यू है, ब्रेन के जो पार्ट का टिश्यू है वो हटा देते हैं और वो नाइफ से कट करके हटाते हैं, या फिर स्मॉल लेसन यानी कि छोटा सा वहाँ पे घाव किया जाता है, जाकि जिसमें लेसन का मतलब है पैथोलॉजिकल चेंजेस इन टिश्यू, और इसके कारण से उनके जो मस्तिष्क का हिस्सा है वो नष्ट हो जाता है। और अगर हम कुछ दूसरे तरीके जैसे एब्लेशन के लिए नाइफ का प्रयोग करते हैं, तो लेसन के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट्स, प्लेटिनम इरिडियम इलेक्ट्रोड के माध्यम से उस जगह पे करेंगे, तो उस जो पार्ट है, टिश्यू है, वह वहाँ पे निष्क्रिय हो जाएगा। कुछ छोटे जो स्मॉल लेसन्स हैं वो कियानिक एसिड, जो न्यूरोटॉक्सिक कियानिक एसिड है, उसके द्वारा भी किया जाता है। तो न्यूरो एनाटॉमिकल जो टेक्निक है उसके स्टडी के लिए हम 2 तरीके अपना रहे हैं, एब्लेशन और लेसन्स, और वो विभिन्न तरीकों से किए जाते हैं। और उसके बाद जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ताकि पता चल सके कि जंतुओं के मस्तिष्क का जो भाग क्षतिग्रस्त हुआ है उसके कारण उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इसके लिए जो वैज्ञानिक थे जैसे कार्ल लेशले, उन्होंने एब्लेशन से जो रैट्स के ब्रेन के पार्ट है उनके ऊपर अध्ययन किया, हटा के, कि उनको जब
मेज़ में छोड़ा जाता है तो उसके बाद उनका किस तरह से व्यवहार होता है। इसी तरह से रैट्स पे डी ग्रूट, कैट्स पे जेस्पर मार्सन, डॉग्स पे लिन एटोल ने ये प्रयोग किए। तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरह का जो ये तरीका है न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक, ये सबसे कठोर तरीका है और उसके लिए स्टीरियोटैक्सिक इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। छोटी छोटी इंजरी जो की जाती है उसके माध्यम से ब्रेन में यह तरीका अपनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्लाइड्स में ब्रेन का पार्ट दे रखा है और इस ब्रेन के पार्ट में दो एरिया दिखाए गए हैं, ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया। ये दो साइंटिस्ट के नाम से रखे गए हैं। तो जो ब्रोकास एरिया है वह शब्दों को बोलने में कंट्रोल रखता है और उस नेक मसल्स और उस पर कंट्रोल रखता है, जबकि वर्निक्स जो एरिया है वह डिक्शनरी जो हमारे शब्दों का भंडार रहता है उसके रूप में वर्निक्स एरिया काम में लिया जाता है। ये दो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया और ये जो वैज्ञानिक ब्रोका थे वो उन्होंने ये अध्ययन किया कि हमारे मस्तिष्क में एक निश्चित एरिया होता है और वह रिस्पॉन्सिबल होता है भाषा को बोलने के लिए, यानी कि वो जो एरिया ब्रोकास एरिया नहीं होगा तो हम स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाएंगे। इसी तरह से वर्निक्स ने भी ब्रेन के लिए जो वर्निक्स एरिया उसके लिए बताया है कि ये जो शब्द है डिक्शनरी उसके लिए बताया था और अगर ये नहीं है तो व्यक्ति जो उनका जो बोलने का तरीका वो थोड़ा सा अटक अटक के बोलेगा। तो हम ये ब्रोकास और वर्निक्स एरिया से हम समझ सकते हैं जो साइंटिस्ट उन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रेन के इन पार्ट के नहीं होने से जंतुओं के व्यवहार पर अध्ययन के उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ब्रोका ने इस एरिया को आइडेंटिफाई किया और वर्निक्स ने जो डिक्शनरी है उसके बारे में, ब्रेन में किस तरह से डिक्शनरी रहती है उसके बारे में बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक्स है उसका जो अध्ययन प्रयोग किया गया अधिकतर लैब में रैट है, कैट और डॉग पर किया गया, लेकिन कभी कभी ऐसे मरीज आए जिनके कुछ ब्रेन के पार्ट क्षतिग्रस्त थे, तो उस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारे जो ब्रेन है उसमें हर पार्ट अलग अलग काम के लिए रहता है, जिसमें जो हाइपोथैलेमस होता है, जैसे यहाँ चित्र बताया गया है, ये हाइपोथैलेमस है जिसमें पिट्यूटरी है, ऑप्टिक नर्व है और अलग अलग हाइपोथैलेमस के पार्ट है, लेटरल हाइपोथैलेमस, ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। तो ये सभी अलग अलग फंक्शंस करते हैं। कुछ में कुछ जो पार्ट होता है वो पानी की प्यास के लिए होता है, कुछ फूड के लिए होता है और कुछ फीडिंग के लिए होता है, कुछ एग्रेशन के लिए होता है, पेरेंटल बिहेवियर। ये सारी हाइपोथैलेमस की जो क्रियाएं होती हैं वो इसकी के द्वारा नियंत्रित रहती है। तो अगर इनमें से कोई भी पार्ट जो होता है वो डैमेज, तो व्यक्ति का वो फंक्शन प्रभावित होता है। तो न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक से हमको ब्रेन के पार्ट के फंक्शन का पता चलता है और उसके न होने से मनुष्य या जंतु किस तरह से व्यवहार करता है उसका पता चलता है। दूसरी तकनीक है न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स। ये जो तकनीक हुई ये किसी भी जंतु या मनुष्य के ब्रेन पार्ट को नष्ट किए बिना ही उसके व्यवहार का अध्ययन करने में ज़्यादा सफल हुई। ये लेस डिस्ट्रक्टिव थी और ज़्यादा उपयोगी तकनीक थी और इसका अध्ययन
हम ईईजी का मतलब है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो होती है, जो ब्रेन के मैप्स लिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है ईईजी से, और वो अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा वेव्स के द्वारा की जाती है। जब आधुनिक समय में हम जब भी ब्रेन का कुछ फंक्शन का अगर पता करना चाहते हैं तो ये ईईजी करवानी पड़ती है, और उससे ब्रेन के फंक्शन कहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं ये पता चलता है। और उसमें अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा वेव्स सारी क्रियाओं को रिकॉर्ड कर लेती है। तो अल्फ़ा वेव्स जो हैं वो पैराइटल और ऑसिपिटल लॉब्स जो है ब्रेन का, वहाँ पर उसके बारे में अलर्ट करती हैं। बीटा वेव्स जो है फ्रंटल लॉब्स के में प्रोड्यूस होती है और इंडिकेट द डेली मेंटल एक्टिविटी के बारे में बताती। थीटा वेव्स जो हैं वो स्ट्रेस और जो हैलुसिनेंट होता है यानी कि नशे की अवस्था उसके बारे में बताती है। तो जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन मेथड होता है वो अलग अलग बिहेवियर को स्टडी करने के लिए होता है, और ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वेव्स द्वारा किया जाता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का मनुष्य पर प्रयोग किया वो वैज्ञानिक ल्यूगी गैल्वानी ने किया था, और उन्होंने फ्रॉग्स पर ये अध्ययन किया था। और उन्होंने उनके फ्रॉग्स पर देखा तो वो ट्विचेस करते हैं, जो नर्व्स मसल्स होती हैं, और इसके माध्यम से उन्होंने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का जो प्रयोग है वो आगे लाए। तीसरा है न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स। जो न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स आता है उसमें हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है या ड्रग्स लेता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसी तरह से कुछ केमिकल्स लिए जो अलग अलग टाइप के थे, जैसे फिजियोलॉजिकल एजेंट्स लिए गए, फॉरेन एजेंट्स लिए गए। फिजियोलॉजिकल एजेंट्स में जैसे जो हमारे शरीर में होते हैं, जैसे एड्रेनलिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामिक एसिड, और ये हमारे बॉडी में होते हैं और इसी के कारण हमारी जो सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे कि एड्रेनलिन है वो भय के समय या बहादुरी दिखाते वक्त आता है, या फिर सेरोटोनिन है ये खुशी के वक्त होता है। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं और ये निश्चित अमाउंट में शरीर में डालकर ये अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से कुछ फॉरेन एजेंट्स यानी बाहर से जो पदार्थ हैं केमिकल वो डाले जाते हैं, जैसे रिसरपाइन, बारबिटूरेट्स और लेसर्जिक एसिड, और ये बॉडी में नहीं होते, इनको किसी के माध्यम से डाला जाता है और इससे अलग अलग प्रभाव प्रदर्शित होता है। जैसे कि हम बात करेंगे ट्रैंक्विलाइजर्स, ये जो होती है वो एक्साइटमेंट बढ़ाता है, इमोशन लाता है और जो हमारी हिचकिचाहट है वो दूर करता है। इसी तरह से दूसरा होता है एनर्जाइजर्स, यानी कि जो एनर्जी देते हैं, जैसे कि हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसमें कैफीन होता है, और तो ये अलग व्यवहार दिखाता है। इसी तरह से हिप्नोटाइजर्स, जैसे बारबिटूरेट्स ड्रग्स है वो हिप्नोटाइज कर देती है और गहरी नींद में सुला देती है। तो ये कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम इसमें स्लाइड में भी देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार से ड्रग्स हैं जो हमारे ब्रेन के पार्ट पर इफ़ेक्ट करती है। जो ड्रग्स लेते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाते, और ट्रैंक्विलाइजर्स, बारबिटूरेट्स ड्रग्स ये सारी चेंज कर देती हैं बिहेवियर। कुछ हार्मोन्स की भी बात करें, जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी जो हाइपोथैलेमस से पैदा होता है, ये भी व्यवहार पर कंट्रोल करता है। जैसे कि जैसे जैसे अगर मेल फीमेल की एज होती है तो उनके व्यवहार में इसी हार्मोन्स के द्वारा परिवर्तन
होता है। तो हमने काफ़ी केमिकल्स की बात की, जो फिजियोलॉजिकल एजेंट्स की भी बात कर ली है और फॉरेन एजेंट्स की भी बात की है। तो जो मॉडर्न टेक्निक्स है, पीईटी स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये डिफरेंट पार्ट्स के, जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को दर्शाने के लिए पर्याप्त